दोस्तों, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया है। लेबर पार्टी को 2024 में भारी बहुमत से जिताने वाले कीर स्टारमर ने इंटरनल रिबेल और घटती पॉपुलैरिटी के बाद अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। इस पॉलिटिकल उठापटक, स्टारमर की मजबूरियां और ब्रिटेन के पिछले अनसक्सेसफुल प्रधानमंत्रियों के इतिहास पर अब नई बहस छिड़ गई है। वहीं कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भारत को सदियों तक गुलाम बनाए रखने वाले इन गोरों को एक बार फिर से भारत से ही डेमोक्रेसी का लेसन लेना चाहिए। आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. दोस्तों, ब्रिटेन की राजनीति पिछले एक दशक से इंस्टेबिलिटी के उस दौर से गुजर रही है जिसकी मिसाल मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं मिलती। जुलाई 2024 में 14 साल के कंजर्वेटिव रूल को उखाड़ फेंकने वाले लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को भी महज 2 साल के अंदर अपनी ही पार्टी के दबाव में 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ना पड़ा। स्टारमर का जाना यह साबित करता है कि ब्रिटेन की फाइनेंशियल और सोशल चैलेंजेस अब नेताओं के पॉलिटिकल जीवन को निगलने वाला दलदल बन चुकी हैं। सवाल यह है कि वो मजबूरियां क्या रही होंगी। 2024 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भी स्टारमर की विदाई के पीछे कई गहरे कारण और पॉलिटिकल मजबूरियां रही। ग्रेटर मैनचेस्टर के फॉर्मर मेयर एंडी बर्नहैम ने हाल ही में मेकरफील्ड बाय इलेक्शंस में जीत हासिल कर संसद में वो वापसी की। उन्होंने बर्नहैम को लेबर पार्टी के अंदर स्टारमर के सबसे मजबूत ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा था। इस जीत ने स्टारमर के खिलाफ पार्टी के अंदर असंतोष की आग को भड़का दिया। पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा लेबर सांसदों ने स्टारमर की लीडरशिप पर सवाल उठाए थे। स्कॉटिश लेबर नेता अनस सर्वर ने खुलकर उनके इस्तीफे की मांग की थी, जबकि वेस्ट स्ट्रीटिंग जैसे सीनियर मंत्रियों ने उनके विरोध में इस्तीफे दे दिए थे। स्टारमर पर लगातार आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव से पहले किए गए वादों से यू टर्न ले लिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से निपटने में नाकामी और कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स को लेकर हुए घोटालों ने जनता और पार्टी दोनों में उनकी साख को पूरी तरह खत्म कर दिया। ओपिनियन पोल्स में उनकी पॉपुलैरिटी ऐतिहासिक रूप से -57% पर पहुंच गई थी। कीर स्टारमर का इस्तीफा कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये उन सिलसिले की अगली कड़ी है जो पिछले 10 सालों से चली आ रही है। पिछले एक दशक में ब्रिटेन 7 प्रधानमंत्री देखने की कगार पर है। स्टारमर से पहले के नेताओं की फेलियर्स की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2010 से 16 के बीच डेविड कैमरन इनके प्राइम मिनिस्टर थे। कैमरन की फेलियर की कहानी वहां से शुरू होती है। उनके एक सुसाइडल पॉलिटिकल एरा का नतीजा पूरे ब्रिटेन ने देखा। उन्होंने देश में ब्रेक्जिट से अलग होने को लेकर कंसेंसस कराया। उन्हें उम्मीद थी कि जनता ईयू में रहने के पक्ष में वोट करेगी, लेकिन पासा पलट गया। कंसेंसस हारने के तुरंत बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कहानी में आई थेरेसा मे, जो कि 2016-19 तक रही। कैमरन के बाद थेरेसा मे ने कमान संभाली, लेकिन उनका पूरा टेन्योर ब्रेक्सिट समझौते को संसद से पास कराने की जद्दोजहद में ही बीत गया। अपनी पार्टी के अंदर राइट विंग धड़े और ऑपोजिशन के बीच तालमेल न बिठा पाने के कारण वो पूरी तरह पंगु हो गई और अपनी असफलता स्वीकार करते हुए रोते हुए इस्तीफा दे दिया। But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. इसके बाद बारी आई बोरिस जॉनसन की, जो 2019 से 22 तक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। ब्रेक्जिट पूरा करने के नारे पर भारी बहुमत से जीतने वाले जॉनसन कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में पार्टी गेट स्कैंडल में फंस गए। जब देश नियमों का पालन कर रहा था, तब डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां हो रही थी। इस पाखंड और लगातार सामने आए झूठ के कारण उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए, जिससे उन्हें भी जाना पड़ा। इसके बाद कहानी आई 2022 में लिज ट्रस की, जब ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड लिज ट्रस के नाम दर्ज हुआ। उन्होंने आते ही एक ऐसा मिनी बजट पेश किया जिसने ब्रिटिश पाउंड और पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। फाइनेंशियल बाजारों में मचे हाहाकार के बाद उन्हें अपनी ही पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद ऋषि सुनक ने 2022 से 24 तक अपनी सरकार चलाई। सुनक ने अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की और कई लेवल पर स्टेबिलिटी भी लाए, लेकिन वे कंजर्वेटिव पार्टी के लिए जनता के गुस्से और 14 साल के एंटी इनकम्बेंसी को कम नहीं कर पाए। इंटरनल कलह और बढ़ती महंगाई के बीच 2024 के आम चुनाव में उनकी पार्टी को इतिहास की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कीर स्टारमर आए और वो भी अब चले गए। अब इसका मतलब क्या निकलता है? दरअसल ब्रिटेन की राजनीति अब एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बन चुकी है जहां किसी भी नेता के लिए टिक पाना मुश्किल साबित होता है। कीर स्टारमर ने पद छोड़ते समय भले ही कहा हो कि वे देश को पहले स्थान पर रख रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बढ़ती महंगाई, जनता के अविश्वास और पार्टी के अंदर के एस्पिरेशंस ने उन्हें उनसे एक कुर्सी छीन ली है। लेकिन इसने ब्रिटेन और पूरे वेस्ट को एक और बात समझाई है। आपने भले ही जिस देश को गुलाम बनाए रखा हो, लेकिन वो देश आज आपसे फाइनेंशियली और सोशली काफी आगे है, और डेमोक्रेसी में तो आप हमारे सामने कहीं टिकते भी नहीं है। जी हाँ, देश का नाम है भारत। दोस्तों, ब्रिटेन की पॉलिटिकल क्राइसिस और भारत की डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के बीच की तुलना रीसेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बेहद दिलचस्प और थॉटफुल सब्जेक्ट है, जहां एक और ब्रिटेन, जिसे मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है, वो लीडरशिप के संकट और इंस्टेबिलिटी से जूझ रही है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी से पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया।
ब्रिटेन जहां पिछले 10 सालों में 6 से 7 प्रधानमंत्री बदल चुका है, उससे साफ होता है कि वहां डेमोक्रेसी का ढांचा तो मजबूत है, लेकिन वो पॉलिटिकल और पॉलिसी कंटिन्यूटी देने में फेल रहा है। इसके ऑपोजिट अगर भारत ने दुनिया को सिखाया है कि एक बड़े और डाइवर्सिटी से भरे देश में लोकतंत्र का असली मतलब केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग और स्टेबल पॉलिटिकल वर्डिक्ट देना भी है। 140 करोड़ की आबादी है भारत की, जो कि ब्रिटेन से लगभग 20 गुना बड़ी है। उसमें लगातार स्टेबल सरकारें चुनकर यह साबित किया है कि भारतीय वोटर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ पॉलिटिकल मैच्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। जब किसी देश में बार बार प्रधानमंत्री बदलते हैं, जैसे लिज ट्रस या कीर स्टारमर का इस्तीफा देना, तो ग्लोबल स्टेज पर उस देश की क्रेडिबिलिटी कमजोर होती है। भारत ने आर्थिक सुधारों और विदेश नीति में कंटिन्यूटी बनाए रखकर दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र में परिवर्तन का मतलब एनार्की या इंस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में सरकार ने सत्ता में सक्सेसफुली 12 साल 2014 से 2026 तक पूरे किए हैं। हाल ही में जून 2026 में वो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सर्विस देने वाले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी बने। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, आई बटन पर जाकर आप देख सकते हो। ये लॉन्ग टेन्योर इस बात का प्राइम एग्जाम्पल प्रूव करता है कि जनता का भरोसा कैसे कमाया और बनाए रखा जाता है। ब्रिटेन के नेता जहां अपनी ही पार्टी के इंटरनल रिबेलियन से घिरे रहे, वहीं भारत में जनधन, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बेनिफिशियरीज तक पहुंचाया गया। 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ लोगों का मल्टी लेवल गरीबी से बाहर आना इस बात का सबूत है कि जब पॉलिसीज जमीन पर दिखती हैं तो जनता का भरोसा अटूट रहता है। नॉर्मली एक डेमोक्रेसी में देखा गया है कि देशों में 2 कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ असंतोष पनपने लगता है, लेकिन 2014, 2019 और फिर 2024 के लगातार 3 वर्डिक्स ने यह दिखाया कि अगर लीडरशिप के पास एक क्लियर विजन है तो जनता के बीच वो अपनी साख बनाए रखती है और जनता बार बार उसी पर विश्वास जताती है। ये ब्रिटेन के उन प्रधानमंत्रियों के ठीक उलट है जो अपने ही सांसदों का विश्वास नहीं बचा पाए। अब ऐसा नहीं है कि इस देश की सरकार एक एग्जाम्पल है, इस देश का विपक्ष भी इतने लंबे टाइम से स्ट्रगल करते हुए भी ब्रिटेन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। डेमोक्रेसी का एक बड़ा पिलर विपक्ष भी होता है। अगर हम भारत के विपक्ष की तुलना ब्रिटेन के विपक्ष से करें तो कई मायनों में भारतीय विपक्ष में ज्यादा स्ट्रगल कैपेसिटी है उनमें। ब्रिटेन में अक्सर ये देखा गया है कि कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी की नीतियां खासकर आर्थिक मोर्चे पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं होती, जिससे वहां विपक्ष केवल सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर अंदर आ जाता है, जैसा कि 2024 में स्टारमर के साथ हुआ। इसके ऑपोजिट भारत का विपक्ष पूरी तरह से एक अलग आइडियोलॉजी और सोशल एजेंडा के साथ सत्ता पक्ष को चुनौती देता है, जिससे वोटर्स के पास क्लियर आइडियोलॉजिकल ऑप्शंस होते हैं। भारतीय विपक्ष ने पिछले कुछ सालों में बिखरने की बजाय नेशनल और रीजनल लेवल पर मजबूत गठबंधन जैसे इंडिया ब्लॉक बनाने की कोशिश करके सत्ता पक्ष को संसद से लेकर सड़क तक कड़ी टक्कर दी है। ये बात अलग है कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये ब्रिटेन से तो बेटर है। 2024 के चुनाव में विपक्ष ने जिस तरीके से सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की, वो ये दिखाता है कि भारतीय विपक्ष हार से निराश होकर बैठने की बजाय डेमोक्रेटिक स्पेस को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करता है। ब्रिटेन में विपक्ष, जिसको शैडो कैबिनेट कहते हैं, वो कई बार केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉबैक्स को उजागर करने तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। भारत में विपक्ष की नीतियां कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ी करती हैं, जिससे सरकार भी हमेशा अकाउंटेबल और अटेंटिव बनी रहती है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया में एक इंस्टेबिलिटी दिखी। यूरोप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मामले में इटली का इतिहास सबसे पुराना रहा है, लेकिन पिछले 10 साल वहां भी बेहद उथल पुथल भरे रहे। 2016 से अब तक इटली ने 5 अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं और कई गठबंधन की सरकारें भी देखी गई हैं। वहां किसी भी एक पार्टी को साफ बहुमत न मिलना और आइडियोलॉजीज में भारी अंतर के कारण वहां सरकारें कांच के घर जैसी रही, जो जरा सा मतभेद होते ही गिर जाती है। इजराइल ने पिछले दशक में पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को बढ़ते देखा है, ऐसा पॉलिटिकल एस्पिरेशन जिसने सबको एक नई चीज दिखाई और जिसने पूरी दुनिया को भी चौंका दिया। 2019 से 22 के बीच महज 4 साल के अंदर इजराइल में 5 बार आम चुनाव कराने पड़े, क्योंकि कोई भी नेता या गठबंधन संसद में टिकाऊ बहुमत साबित नहीं कर पा रहा था। नेतन्याहू की राइट विंग पॉलिसीज के पक्ष और विपक्ष में पूरा देश इस कदर बटा हुआ था कि सरकारें बनते ही चंद महीनों में गिर जाती थी। नेतन्याहू, बेनी गैंट्स, नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के बीच सत्ता की चाबी घूमती रही। बाकी ब्रिटेन की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एक दौर ऐसा आया था जब देश की जनता को ये पता ही नहीं होता था कि उनका प्रधानमंत्री कब बदल जाएगा। एक दशक के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 3 से 4 लीडर्स को देखा बदलते हुए। इससे ठीक पहले का दौर भी ऐसा ही था, जहां टोनी अबॉट, जूलिया गिलार्ड और केविन रड के बीच कुर्सियों की अदला बदली होती रही। यहां ब्रिटेन जैसी इंटरनल पार्टी कू की परंपरा बन गई थी, जहां रूलिंग दल के सांसद चुनाव जीते बिना ही अपने प्रधानमंत्री को पद से हटाकर नया नेता चुन लेते थे। खैर, ये ओवरऑल जो क्राइसिस है, स्पेशली जो ब्रिटेन के क्राइसिस की हमने शुरुआत में बात की, वो ये बताती है कि गोरों ने भले ही दुनिया भर पर रूल किया और राज किया हो, लेकिन आज भारत एक ऐसे देश के रूप में उनको ये सिखा रहा है कि भाई डेमोक्रेसी बनते कैसे हैं और चलाते कैसे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। किसी मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आपको एक्सप्लेन करें, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।